आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 जो कि स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन की बात करता है इन रेस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, यानी कि स्टेट के पास ये पावर है कि अपार्ट फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 जो कि स्टेट को प्रोहिबिट करते हैं कि स्टेट जो है रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ की बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। लेकिन आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 की अगर हम एक फ्लैट रीडिंग करते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि यहाँ वर्ड वीमेन यूज हुआ है और वुमेन के रिगार्ड में स्टेट स्पेशल प्रोविजन बना सकता है, क्योंकि स्टेट आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 की जो वर्डिंग है वो यहीं से स्टार्ट होती है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल 15 में किसी भी बात के होते हुए ये स्टेट को इस बात के लिए डिनाई नहीं करेगा कि वो वीमेंस और चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के समय ही जो है स्टेट ने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने डिसाइड कर लिया था कि हमें बच्चों और महिलाओं को स्पेशल प्रोटेक्शन देना है विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस रिगार्ड में स्पेशल प्रोविजन महिलाओं के लिए उसी समय रखे गए थे। एक बात। नंबर 2 बात, अब स्टेट को उन मेजर्स को अप्लाई करना था जिसके थ्रू वो महिलाओं एवं बच्चों के लिए बेटरमेंट की पॉलिसीज बना सकते हैं। तो 15 सब क्लॉज 3 के प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसी रिगार्ड में रखे गए थे। वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। फिर आता है आपका आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 बैकवर्ड क्लासेस की बात करता है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 बैकवर्ड क्लासेस की बात करता है, वो बैकवर्ड जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, वो बैकवर्ड नहीं जो सिर्फ सोशली बैकवर्ड है या जो कि एजुकेशनली बैकवर्ड है। ऐसे बैकवर्ड जो कि सोशली भी बैकवर्ड है और एजुकेशनली भी बैकवर्ड है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 बैकवर्ड कैटेगरी के रिगार्ड में सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस दोनों को साथ लेके चलता है, यानी कि कोई सोशल बैकवर्डनेस है उसकी बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, स्टेट ने उसको रिजर्वेशन नहीं देगा, और अगर कोई एजुकेशनली बैकवर्ड है तो इस बेसिस पर उसको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ऐसी बात आपका आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 करता है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 भी जो है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 की तरह एक और एक्सेप्शन है, क्लॉज 1 and clause 2 of article 15. What it says that nothing in this article or in clause 2 of article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and the scheduled tribes. So write down in your notebook कि जिन 3 क्लासेस को रिजर्वेशन दिए जाने की बात की जा रही है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में, या आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में भी, यहाँ जहां पर की जॉब्स में रिजर्वेशन की बात होगी और यहाँ जहां पर की जनरल रिजर्वेशन दिए जाने की बात की जा रही है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में। क्या कह रहा है कि एक तो क्लास वो जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, और दूसरी क्लास वो जिन्हें की शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कहा जा रहा है। तो रिजर्वेशन के पैमाने पर, रिजर्वेशन की स्केल पे जो है 2 लोगों को कैटेगराइज किया गया। कौन कौन? एक आपके सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस हैं और एक आपकी जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं। तो सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड जो वर्ड है, इट इज अ क्वाइट वाइड with wide amplitude जो है, इसमें सिर्फ अदर बैकवर्ड कास्ट ही नहीं आती हैं, इसमें वीमेन्स भी हो सकती हैं, चिल्ड्रंस भी हो सकते हैं, ओल्ड एज पीपल भी हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर्स भी हो सकते हैं, बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें हम सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस की कैटेगरी में रख सकते हैं। हम नहीं, स्टेट रखेगा, स्टेट आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि स्टेट को ये पावर जो है आर्टिकल 46 देता है। आर्टिकल 46 की बेसिस पर स्टेट जो है वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए एडवांसमेंट के प्रोविजंस बना सकता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये इस बात को इंडिकेट करता है, जस्टिफाई करता है, और स्टेट ने अपनी इस पावर को यूज करते हुए 1951 में जो है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था विद द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द
कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्हाट इट सेज, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 कहता है कि ये परमिट करता है, इट अलाउज द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens, including scheduled caste and scheduled tribes। जो नोटबुक में आपने लिखा अभी मेरे सामने जो है कि scheduled caste, scheduled tribes is one category and another category is social and educational backward classes। तो ऐसे में स्टेट जो है क्या करेगा, स्टेट इनके लिए स्पेशल मेजर्स अडॉप्ट करेगा, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो लेजिस्लेचर्स में, चाहे वो सर्विसेज में। किस लिए? इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, इनके एडवांसमेंट के लिए। क्यों? ताकि समाज का जो सामान्य तबका है उसके साथ भी ये अपनी जिंदगी जी सकें। तो द इक्वालिटी व्हाट वी ऑब्जेक्टेड इन आवर प्रियम्बल दैट वी विल गिव जस्टिस। जस्टिस कैसा होगा? सोशल होगा, पॉलिटिकल होगा, इकोनॉमिकल होगा। तो उस सोशल जस्टिस को पाने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन रखा और समान आधार पर, इक्वालिटी की बेसिस पर सबको समान न्याय मिले, सामाजिक न्याय मिले। इस रिगार्ड में स्टेट को इनेबल किया फर्स्ट अमेंडमेंट के साथ, जो है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, इस मोटो के साथ जो है कि ये स्टेट जो है इन स्पेशल प्रोविजंस को बनाएगा। तो इसका मतलब कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 स्टेट को इनेबल कर रहा है। अगर स्टेट को लगता है कि ये वो क्लास है, ये कोई पर्टिकुलर क्लास है जो कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो उसको वो इस तरह के एडवांसमेंट मेजर्स के साथ, एडवांसमेंट प्रोविजन के साथ वो जो है इनके लिए इनको वो रिजर्वेशन जो है दे सकता है। सो इट मीन्स दैट कि कोई भी और आदमी जो है वो स्टेट को इसलिए कंपेल नहीं कर सकता है कि स्टेट हमको रिजर्वेशन दे जो है। इसलिए आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 जो है ये स्टेट का डिस्क्रिमिनेशन है, स्टेट आइडेंटिफाई कर रहा है, स्टेट रिजर्वेशन दे रहा है। ऐसे में जो है हम और आप एज एन इंडियन सिटीजन जो है वी कैन नॉट क्लेम रिजर्वेशन एज अ मैटर ऑफ राइट जो है। यू कैन नॉट क्लेम रिजर्वेशन एज अ मैटर ऑफ राइट जो है। बैकवर्ड क्लासेस के रिगार्ड में हमने आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 को जाना। तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 इज अ इनेबलिंग प्रोविजन and it confers discretion on the state to make special provision for these classes to whom state identifies that they are socially and educationally backward जो है। बैकवर्ड क्लासेस चूंकि डिफाइंड नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, तो आर्टिकल 340 है हमारे संविधान का जो है, जो कि प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि प्रेसिडेंट जो है एक कमीशन को एस्टैब्लिश कर सकता है, एक कमीशन को बना सकता है। और वो कमीशन क्या करेगा? वो कमीशन जो है इन्वेस्टिगेट करेगा उन बैकवर्ड क्लासेस की सोशल और एजुकेशनल कंडीशंस को जो है, जिन्हें उसे आइडेंटिफाई करना है, जिन्हें उन्हें जो है समाज की मुख्य धारा के साथ लाना है। तो ऐसे में जो है वो कमीशन जो भी रिपोर्ट अपनी देगा जो है प्रेसिडेंट को उस बेसिस पर जो प्रेसिडेंट है उन सर्टेन क्लासेस को जिन्हें कि उस कमीशन ने आइडेंटिफाई किया है कि दीज क्लासेस आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो है, उन्हें प्रेसिडेंट जो है बाय द मींस ऑफ एन ऑर्डर जो है कह देगा कि दीज आर द बैकवर्ड क्लासेस जो है। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर ऑलरेडी डिफाइंड क्लॉज 24 एंड 24 ऑफ आर्टिकल 366 और आर्टिकल 366 मस्ट बी read with article 341 and 342 for this purpose जो है। तो 24-25 जो क्लॉज है आर्टिकल 366 का जो है वो डिफिनिशन क्लॉज है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का। उस डिफिनिशन के रिगार्ड में क्लॉज 24 आर्टिकल 366 के रिगार्ड में आपका आर्टिकल 341 है और क्लॉज 25 आर्टिकल 366 along with आर्टिकल 342 जहां पर आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बताया गया है। तो अब हम देखते हैं कि ये तो रहा कि इन्हें आइडेंटिफाई कर लिया गया। अब आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 का जो है स्कोप क्या है? व्हाट इज द स्कोप ऑफ आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4? तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 का स्कोप हमें मालूम चलता है, जहां पर कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में जो
लैंग्वेज लिखी है कि it shall not prevent the state from making any special provision for the advancement, यानी कि स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट के रिगार्ड में इसका क्या एक्सटेंशन होगा, इसका क्या एक्सटेंशन होगा, इसका क्या स्कोप होगा, इसे समझने की जरूरत है। क्योंकि रिजर्वेशन देना, तो रिजर्वेशन कौन देगा? रिजर्वेशन स्टेट देगा, जाहिर सी बात है। रिजर्वेशन कैसे देगा? रिजर्वेशन के मायने क्या होंगे, रिजर्वेशन का स्कोप क्या होगा, रिजर्वेशन का एक्सटेंट क्या होगा, कितना, कब और कैसे रिजर्वेशन दिया जाए। एक तरफ तो स्टेट ने आइडेंटिफाई कर लिया, अब स्टेट ने आइडेंटिफाई कर लिया है तो अब इन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करना है। कैसे अपलिफ्ट करना है? बाय द मेकिंग ऑफ स्पेशल प्रोविजन फॉर देयर एडवांसमेंट, जैसा कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 कह रहा है। तो ऐसे में जो है सिर्फ स्कूल कॉलेज में रिजर्वेशन देने से कुछ नहीं होने वाला है। इन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी पड़ेगी, इनकी फीस माफ करनी पड़ेगी, इन्हें मेडिकल फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, इन्हें हॉस्टल फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, इन्हें स्कॉलरशिप देनी पड़ेगी, इन्हें फ्री ट्रांसपोर्ट देना पड़ेगा, इन्हें कंसेशन देना पड़ेगा, इन्हें फ्री हाउस देने पड़ेंगे, ब्ला ब्ला एंड ब्ला जो है। तो इस रिगार्ड में जो है इन्हें स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोटेक्शन देने की बात जो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 करता है। तो सवाल ये कि अब इस रिगार्ड में हम ये समझें कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 में हमें, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में हमें दो चीजें आइडेंटिफाई करनी है। पहले कि हमें नहीं, स्टेट को। तो टू थिंग्स इज टू बी डिटरमाइंड अंडर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4. Number one, who are socially and educationally backward classes, and number two, what is the limit of reservation. भाई पहले तो हम आइडेंटिफाई कर लें कि कौन है जिन्हें सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कहा जा रहा है, और दूसरा कौन है वो लोग, जिन्हें स्टेट ने आइडेंटिफाई कर लिया, उस आइडेंटिफिकेशन के बाद जो है उन्हें कितना रिजर्वेशन दिया जाए, जो है ये दूसरा ग्राउंड है। तो ये सवाल आया जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है इन द केस ऑफ बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के केस में सुप्रीम कोर्ट में AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट 649, सुप्रीम कोर्ट 649, इस केस में सुप्रीम कोर्ट को पहली बार मौका मिला सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को न सिर्फ पहचानने का, जबकि रिजर्वेशन का एक्सटेंट क्या होगा सुप्रीम कोर्ट ने यहां भी बताने की कोशिश की। तो 13 जुलाई 1962 को मैसूर गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया और मैसूर राज्य में जितने भी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज थे और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस थे, वहां पर 68% सीट्स उन्होंने रिजर्व कर दी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए उन्होंने सीटें इतनी रिजर्व कर दी। इतना ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ने जो है शेड्यूल का सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में भी दो कैटेगरीज उन्होंने यहां पर कैटेगराइज की कि बैकवर्ड क्लासेस एंड मोर बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस एंड मोर बैकवर्ड क्लासेस। और इन सबको रिजर्वेशन देने के बाद 32% सीट, 32% सीट्स रिजर्व्ड ओनली फॉर द जनरल कैंडिडेट्स जो है। गवर्नमेंट के इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और चैलेंज इस बेसिस पर किया गया कि ऐसे लोग जिनकी मेरिट अच्छी है और वो अगर कंपटीशन को नहीं कर पाएंगे तो ये इक्वलिटी प्रोविजन यानी इट विल क्रिएट अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन जो है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस में जो इशू था, द इशू वाज एक्सटेंट ऑफ स्पेशल प्रोविजन विच द स्टेट कैन मेक अंडर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन अगर स्टेट बना रहा है इन सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए या SC ST के लिए, तो वो कहां तक बना सकता है, किस मेजर तक बना सकता है, किस हद तक जा सकता है स्टेट जो है इस तरह के एडवांसमेंट प्रोविजन
फॉर दीज क्लासेस को बनाने के कॉन्टेस्ट में जो है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट का इस केस में डिसीजन था कि दिस ऑर्डर वाज बैड एंड इट इज क्वाइट अमाउंटेड टू फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, और इट इज अगेंस्ट आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 15 एंड 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है। कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 जो है, जो कि आर्टिकल 15 का ही एक प्रोविजो है, और क्या कहते हैं, और एक तरह से 15 सब क्लॉज 1 का एक्सेप्शन है, 29 सब क्लॉज 2 का एक्सेप्शन है। ऐसे में कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 जो है, उसमें जिस बैकवर्डनेस की बात कही गई है, वो बैकवर्डनेस जो है सोशल और एजुकेशनल दोनों होनी चाहिए, ना कि सोशल या एजुकेशनल होनी चाहिए जो है। कोर्ट कहता है कि इस बेसिस पर जो है, कोर्ट कहता है कि इस तरह का जो रिजर्वेशन है वो जो है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसको अलाउ नहीं करता है। साथ ही साथ कोर्ट ये भी कहता है कि रिजर्वेशन की जो लिमिट है, इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 50% जो है। कोर्ट कहता है कि अगर 50% से ज्यादा अगर रिजर्वेशन एक्सीड कर रहा है तो इट इज अगेंस्ट द इक्वलिटी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है। फिर कोर्ट कहता है कि बैकवर्ड क्लासेस और मोर बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने में स्टेट के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, या जो जिस मैकेनिज्म को स्टेट ने यहाँ पर अलाउ किया है वो मैकेनिज्म जो है इक्वलिटी प्रोविजंस के जो है वो अगेंस्ट है जो है। और इस बेसिस पर कोर्ट कहता है कि ये जो स्टेट का एक्शन था रिगार्डिंग जियो which gives 68% ऑफ सीट टू दीज क्लासेस, वो कहता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जो है। ऐसे में कोर्ट कहता है कि और जो समाज का जो दूसरा तबका है, जो एडवांस जो सोसाइटी है जो है, ऐसे में होगा क्या जो है कि इससे उनका राइट हैम्पर होगा, और साथ ही साथ जो नेशनल इंटरेस्ट है, जहां पर कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स सामने आएंगे और देश की तरक्की में वो अपना सहयोग देंगे जो है, इट विल बी हैम्पर्ड थ्रू सच एन स्टेट एक्शन जो है। 1963 के बाद 1964 में जो है चित्रलेखा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर से आता है, और जहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो इशू था, जो सवाल था, वो ये था कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्डनेस को आइडेंटिफाई करते समय क्या कास्ट को अगर कंसीडर ना किया जाए तो क्या वो परमिसिबल होगा या नहीं होगा। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, वेदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ socially and educationally backward classes without taking the caste into consideration is permissible under Article 15 sub clause 4 of the Constitution। तो अब चलते हैं इस केस के फैक्ट की तरफ। ये तो इशू था, ये सवाल था जिसको सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था। अभी आपने देखा बालाजी वाले केस में क्या फैक्ट था, क्या सवाल था, वहां था कि क्या होगा एक्सटेंट ऑफ स्पेशल प्रोविजन which the state can make under Article 15 sub clause 4 of the Constitution। ये बालाजी का केस था। चित्रलेखा वाले केस में क्या आता है कि भाई कि क्या सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को क्या बिना कास्ट के जो है आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो मैसूर गवर्नमेंट ने 1964 में एक ऑर्डर इशू किया, और उस ऑर्डर में लिखा था कि ऐसे परिवार जिनकी इनकम 1200 रुपए सालाना से कम है, और वो परिवार जो कि खेती, किसानी, छोटे मोटे व्यापार, छोटे मोटे बिजनेस या ऐसी इंफीरियर सर्विसेज कर रहे हैं, जो क्राफ्टमैनशिप के साथ जुड़े हुए हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो लोग जो हैं सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड माने जाएंगे विदाउट कंसिडरिंग द कास्ट फैक्टर, विदाउट कंसिडरिंग द कास्ट फैक्टर। तो स्टेट ने यहां पर जो है क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया? स्टेट ने क्लासिफिकेशन यहां पर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का दो बेसिस पे किया। पहला था इकोनॉमिक कंडीशन और दूसरा था ऑक्यूपेशन, यानी 1200 रुपए से जिनकी सालाना इनकम कम है, और दूसरा वो, और साथ ही साथ वो लोग जो है इस तरह का काम करते हो, खेती करते हो, छोटे मोटे बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, मतलब कि नाईगिरी का काम करते हो, जूता पॉलिश करते हो, व्हाटएवर जो भी, या नाई, स्टेट ने जो उस समय अपना
मेजर इसमें अडॉप्ट किया रहा होगा। तो स्टेट में दो इकोनॉमिक ग्राउंड्स यहाँ पर, सॉरी, स्टेट ने यहाँ दो ग्राउंड्स कंसीडर किए, पहला इकोनॉमिक कंडीशन, दूसरा ऑक्यूपेशन, बिना विदाउट टेकिंग द कास्ट इनटू कंसिडरेशन। और इस बेसिस पर कोर्ट ने जो है 30% सीट जो है प्रोफेशनल और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में जो है उसने रिजर्व कर दी जो है। 30% सीट्स जो है उसने जो है इनके लिए रिजर्व कर दी। किसके लिए? ऐसे लोग, इंक्लूडिंग जिसमें कि जिसमें जो है 18% जो रिजर्वेशन जो है जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए था वो वैसे ही था, यानी कि 30 प्लस 18 यानी 48% रिजर्वेशन ओवरऑल। तो सवाल यही था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि क्या सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को बिना कास्ट को कंसीडर किए आइडेंटिफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो इस केस का डिसीजन था जस्टिस सुब्बा राव। उस केस में उनका ही कहना था जो है कि आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन कम इनकम without reference to caste is not bad and it does not offend Article 15 subclause 4 of the Constitution. जस्टिस सुब्बा राव कहते हैं कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को अगर उनके ऑक्यूपेशन की बेसिस पर अगर आइडेंटिफाई किया गया है बिना कास्ट को स्पेसिफाई किए, तो इट इज अ वेरी गुड डिसीजन by the state of Mysore, and in any condition it does not violate equality provision and even Article 15 subclause 4 of the Constitution जो है। सुप्रीम कोर्ट का व्यू जो है इस केस के बाद जो है चेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट की जो सोच थी, सुप्रीम कोर्ट को का जो व्यू था रिगार्डिंग टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ सोसाइटी एज अ होल एंड रिगार्डिंग गिविंग जस्टिस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ द सोसाइटी, प्रत्येक व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, सबका विकास सबका साथ की भाव का जो भाव हमारे प्रियम्बल और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का था जो है उसको क्या कहते हैं, उसको एम्पली सपोर्ट देना, उसको पब्लिक फर्दरेंस में, पब्लिक वेलफेयर में इंटरप्रिटेट करना, बीइंग गार्जियन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, बीइंग गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट की थी जो है। सुप्रीम कोर्ट का ये ने जो है बाद में सोचना शुरू किया कि सोशली एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं जो हैं दे कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ क्लास, दे कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ क्लास इन द सेंस कि अ कास्ट इज आल्सो अ क्लास ऑफ सिटीजंस and if it is found that that particular caste is socially and educationally backward, then such caste can be identified as class under Article 15 subclause 4 of the Constitution. चूंकि जो बैकवर्डनेस है, बैकवर्डनेस का जो पैमाना है वो सिर्फ जाति नहीं हो सकती, कोर्ट का कहना था। कोर्ट का ये कहना था भाई कि कोर्ट की कास्ट अलोन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एज अ सोल फैक्टर टू बी कंसीडर एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। लेकिन पी राजेंद्रन का केस आया, पी राजेंद्रन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1968 में जस्टिस वांचू चीफ जस्टिस थे उस समय, इनकी ओपिनियन थी कि जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ कास्ट की बेसिस पर या सिर्फ सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस की बेसिस पर आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता जो है। ऐसे में जो है कास्ट और सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस इन सबको साथ रहना होगा, तब हम कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर कास्ट जो है वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है। लेकिन आगे फिर वो कहते हैं कि लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर कोई पर्टिकुलर कास्ट है, अगर कोई पर्टिकुलर कास्ट है और वो सोशली एजुकेशनली पूरी तरह से बैकवर्ड है तो उसको रिजर्वेशन दिया जा सकता है, and that caste can be considered as class under Article 15 subclause 4 of the Constitution. 1972 में स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस SV बलराम का केस आता है। 1972 सुप्रीम कोर्ट 1375।
सुप्रीम कोर्ट इस केस में एक स्टेप अहेड आगे जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर नेसेसरी डेटा कलेक्शन स्टेट ने कर लिया है, तो नेसेसरी डेटा कलेक्शन मतलब रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस ऑफ अ क्लास, किसी क्लास को सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड आइडेंटिफाई करने के रिगार्ड में, क्लासिफाई करने के रिगार्ड में अगर स्टेट ने प्रॉपर डेटा कलेक्ट कर लिया है कि भाई किसी जाति को अगर स्टेट कहना चाह रहा है कि ये ए नाम की जाति है, इसको हम आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड मान रहे हैं, तो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड सिर्फ मान लेने से काम नहीं चलेगा। स्टेट को प्रॉपर डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा भाई कि कौन सा काम कर रहे हैं, किस जाति को बिलोंग कर रहे हैं, सामाजिक रूप से कितना पिछड़े हुए हैं, एजुकेशनली कितना पिछड़े हुए हैं, किन एरियाज में रह रहे हैं, कौन कौन सा काम कर रहे हैं और कब से ये लोग ये काम करते चले आ रहे हैं। तमाम फैक्टर्स थे जिन्हें स्टेट को आइडेंटिफाई करना था, स्टेट को तब क्लासिफाई करना था। तो अगर क्या कहते हैं स्टेट, इस केस में कोर्ट कहता है कि अगर नेसेसरी डेटा का कलेक्शन कर लिया है स्टेट ने और स्टेट ने ये पाया है कि कोई पर्टिकुलर जाति है, कोई कास्ट है जो कि पूरी तरह से सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो ऐसे में जो है रिजर्वेशन, ऐसे में जो रिजर्वेशन है दैट कैन बी मेड इन फेवर ऑफ सच कास्ट जो है, दैट इन सच अ केस दैट कास्ट कैन बी कंसीडर्ड एट क्लास, और ऐसे में वो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 का वायलेशन नहीं होगा। फिर केस आता है 1975 में जो है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस प्रदीप टंडन का केस था। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस प्रदीप टंडन का केस था। इस केस में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है रिजर्वेशन दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने रिजर्वेशन दिया। रिजर्वेशन का बेसिस क्या था? रिजर्वेशन कहाँ दिया? रिजर्वेशन दिया उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस में, और 3 ग्राउंड बनाए उन्होंने। एक बनाया उन्होंने ऐसे लोग जो कि रूरल एरियाज से आते हों, दूसरे जो हिल एरियाज से आते हों, और तीसरा जो उत्तराखंड एरियाज से आते हों। तो कोर्ट ने कहा कि 3 ग्राउंड थे, ग्रामीण इलाकों से, पहाड़ी इलाकों से, और उत्तराखंड को जो बिलोंग करने वाले लोग हैं, उस एरिया से जो लोग आते हैं, इन्हें रिजर्वेशन दिए जाने की बात जो है प्रदीप टंडन वाले केस में जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने की। 3 ग्राउंड बनाए, रूरल एरियाज, हिल एरियाज और उत्तराखंड एरियाज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रूरल एरियाज का जो ग्राउंड है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उत्तराखंड और हिल एरियाज को जो बिलोंग करने वाले लोग हैं, इन्हें भले ही किसी भी कास्ट को बिलोंग क्यों ना करते हो, लेकिन वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, चूंकि हिल एरिया होने की वजह से, या पहाड़ी या उत्तराखंड का एरिया में चूंकि हिल एरिया में ही आता है, उस एरिया में जो है जो समाज की मुख्य धारा के साथ ये लोग प्रॉपर जुड़े नहीं है, न प्रॉपर कम्युनिकेशन है, न प्रॉपर सड़कें हैं। तो ऐसे में स्कूल, कॉलेज, बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो इन्हें नहीं मिल पाती है, अच्छे तरीके से ये नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसे में इस रिगार्ड में जो है इन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन हम दे सकते हैं, इनकी सीटें मेडिकल में रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन गांव में रहने वाले लोग सब लोग पिछड़े ही हो ये जरूरी नहीं है। गांव एरिया में रहने वाले लोग सब पिछड़े ही हो ये जरूरी नहीं है। गांव में हर तरह के लोग रहते हैं, गरीब भी रहते हैं, अमीर भी रहते हैं, तो सब उसमें से पिछड़े ही हो। उन सभी ग्रामीणों को जो है हम रिजर्वेशन दे दें, उनके लिए सीट मेडिकल में रिजर्व कर दे जो है, तो सच एन एक्शन इज डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट। कोर्ट कहता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन 2 ग्राउंड्स को कोर्ट मान लेता है। एक आपका हिल एरियाज और उत्तराखंड एरियाज को बिलोंग करने वाले लोग थे। फिर केस आता है 1976 में, 1 साल बाद ही इसके प्रदीप टंडन के जो है, और वो केस था के.एस. जयश्री वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। के.एस. जयश्री वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, AIR 1976, सुप्रीम कोर्ट 2381। जहां स्टेट ऑफ केरला ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि ऐसे परिवार जिनकी की वार्षिक आय जो है वो 10,000 रुपए या उससे ज्यादा है, दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर सीट्स, दोज आर रिजर्व्ड फॉर
बैकवर्ड क्लासेस इन मेडिकल कॉलेज इन द स्टेट। कोर्ट कहता है भाई कि ऐसे परिवार जिनकी इनकम, वार्षिक आय जो है, एनुअल इनकम जिनकी 10,000 या उससे ज्यादा है, यानी 10,000 रुपए से कम जो जिनकी इनकम है, वही एलिजिबल है सिर्फ स्टेट की मेडिकल सीट्स में रिजर्वेशन पाने के रिगार्ड में। यानी कि इकोनॉमिक बेसिस पर स्टेट ने यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन किया किसका, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस का, बिना बिना कास्ट को कंसीडर किए हुए, विदाउट कंसीडरिंग द कास्ट। यानी कि सेम बात जो सुप्रीम कोर्ट ने चित्रलेखा वाले केस में 1964 में डिसाइड की थी, लगभग वही सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है 12 साल बाद आया कि यस जयश्री वाले केस में, स्टेट ऑफ केरला का केस था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट को यह डिसाइड करना था कि क्या सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पर क्या हम इस तरह का नोटिफिकेशन, इस तरह का बार लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में गवर्नमेंट के एक्शन को अपहेल्ड कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सोशल बैकवर्डनेस किसी भी क्लास ऑफ सिटीजन्स की असरटेन जब भी स्टेट करे, तो ऐसे में जो है उनकी कास्ट को ही सिर्फ कंसीडर किया जाए, ये सही नहीं होगा। ये कोई सोल डोमिनेंसी नहीं होगी कि आप कास्ट को ही सिर्फ कंसीडर करते हुए उन्हें जो है एज ए क्लास ट्रीट करें। कोर्ट कहता है कि ना तो कास्ट, कोर्ट कहता है ना तो कास्ट और ना ही पॉवर्टी आर सोल फैक्टर्स रिगार्डिंग सोशल बैकवर्डनेस। कोर्ट ने कहा कि बोथ कास्ट एंड पॉवर्टी would be relevant factors in determining the backwardness जो है, social as well as educational of the citizens जो है। कोर्ट कहता है भाई कि सिर्फ जाति के ही आधार पर किसी को आप पिछड़ा नहीं कह सकते हैं, या सिर्फ गरीबी के आधार पर ही किसी को पिछड़ा नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन ये गरीबी और जाति दोनों आपस में मिल जाए जो है, तो हम सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस को पहचान सकते हैं। फिर 1981 में सुप्रीम कोर्ट 2045 स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस निवेदिता जैन का केस आया। स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस निवेदिता जैन का केस था। ये केस ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा भी इसको जो है। इफ यू हैव अ पेन देन राइट डाउन। इस केस का फैक्ट क्या था जो है, इस केस का फैक्ट क्या था, फैक्ट भी इसका बड़ा अजीब सा था। स्टेट ने एक्शन क्या लिया, ये किस रिगार्ड में था कि प्री मेडिकल टेस्ट में स्टेट ने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया था। तो स्टेट के प्री मेडिकल टेस्ट में जो क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया था अलग अलग था। यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और जो अदर कैंडिडेट्स थे उनके लिए 15% सीट रिजर्व थी, और 15% सीट जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व थी। 15% टोटल सीट में से महिलाओं के लिए रिजर्व थी। 3% सीट जो कि चिल्ड्रन ऑफ मिलिट्री पर्सन उनके लिए रिजर्व थी। 3% सीट वाज रिजर्व फॉर नॉमिनीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 3% सीट वाज रिजर्व फॉर द नॉमिनीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है। अब इसके बाद जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था टू बी ऑब्टेन्ड इन द प्री मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो भी अलग अलग था। जनरल कैंडिडेट के लिए था वो 50% और 33% हर सब्जेक्ट में उसे पाना होगा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था वो 40% था, और हर सब्जेक्ट में उसको 30-30 नंबर यानी 30 मार्क्स उसको पाना था। दो बातें, जनरल कैंडिडेट के लिए 50% क्वालिफाइंग मार्क्स था और 40% उसको हर सब्जेक्ट में पाना था। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए क्या था, 40% उसका क्वालिफाइंग मार्क्स था जो है, और 30% मार्क्स उसको जो है हर सब्जेक्ट में लाना था। इसके अलावा जिसे चैलेंज किया गया था वो सुनिए। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट के पास ये पावर थी कि वो क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को वो रिलैक्स कर सकता है। तो रिलैक्स करने की जो पावर थी
वो 3% की पावर थी, कि 3% पावर स्टेट के पास थी कि वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के नंबर्स को जो है वो 3% रिगार्डिंग देयर क्वालिफिकेशन वो जो है और कम कर सकता है। इतना रिजर्वेशन देने के बाद भी जो है, जो सीटें थी रिजर्व कैटेगरीज की, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की, वो सीट तब भी नहीं भरी जा सकी, वो सीट तब भी नहीं भरी जा सकी। तो फिर स्टेट ने क्या किया? स्टेट ने एक ऑर्डर निकाला और मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो बार था, मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो ऑर्डर था जो है, दैट वाज कंप्लीटली रिलैक्स्ड फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। यानी कि अगर सीटें नहीं भरी जा सकी हैं तो जिसको 0 मार्क्स भी मिला होगा उसे भी जो है मेडिकल सीट पर एडमिशन दे दिया जाएगा। एंड दिस वाज चैलेंज्ड एज वायलेटिव ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो रूल्स रेगुलेशंस था जो है उसका ये वायलेशन था। आर्टिकल 14 का वायलेशन था, आर्टिकल 15 का वायलेशन था। इस बेसिस पर इसको चैलेंज किया गया। कोर्ट कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो इस केस में डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो रेगुलेशन है, जो ये कहता है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के रिगार्ड में ये क्राइटेरिया अडॉप्ट करना चाहिए स्टेट्स को, दैट इज ओनली अ डायरेक्टरी मेजर्स, that is not a mandatory, and therefore the government is eligible to make such relaxation regarding minimum qualifying marks for these classes, yeah, in the case of scheduled caste and scheduled tribes, or this order was valid, it was justified by the Supreme Court। यानी कि 1981 में निवेदिता जैन के केस में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के रिगार्ड में स्टेट के पास जो पावर थी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन के का जो क्राइटेरिया है किसी भी एग्जाम में को पास करने के लिए, जिसको कि स्टेट ने पूरी तरह से खत्म कर दिया जब की सीट पूरी नहीं भरी गई उन रिजर्व क्लासेस की जो उनके लिए कोटा बनाया गया था, असाइन किया गया था उनको। तो बाद में इसको इस बेसिस पर चैलेंज किया गया कि ये जो स्टेट का जो एक्शन है ये इक्वलिटी प्रोविजन का वायलेशन है, और इंडियन मेडिकल काउंसिल का जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन नंबर 2 है, जिसमें कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मार्क्स की बात कही गई है अलग अलग क्लासेस के लिए जो है। तो कोर्ट ने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का वो जो ऑर्डर का वो जो कि जो गाइडलाइन है वो सिर्फ डायरेक्टरी मेजर्स हैं। ऐसे में स्टेट के पास ये पावर है कि स्टेट इन क्लासेस के लिए इस तरह के स्पेशल प्रोविजन इक्वलिटी की बेसिस पर बना सकता है। फिर फाइनली जो है केसी वसंत कुमार का केस आया। केसी वसंत कुमार के केस में केसी वसंत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस था, AIR 1985, सुप्रीम कोर्ट 1495। 5 जजेस थे, अलग अलग ओपिनियन थी, और कंक्लूजन ये निकल कर आया कि जो ये रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो है, तो ऐसे में कास्ट और पावर्टी दोनों साथ होने चाहिए। एंड दीज आर वेरी मच रेलिवेंट फैक्टर्स रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ बैकवर्डनेस क्लासेस ऑफ सिटीजन अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट आगे ये भी कहता है कि इनके साथ साथ ऑक्यूपेशन, प्लेसेस ऑफ हैबिटेशन कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड। तो भाई क्या क्या हो गया? कास्ट हो गई, साथ में पावर्टी भी होनी चाहिए, इसके अलावा ऑक्यूपेशन भी होना चाहिए, और कहाँ वो और उनका जो प्लेस ऑफ हैबिटेशन है, कहाँ वो रह रहे हैं, ये सब कुछ मिलकर जो है बैकवर्डनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सब कुछ ये सभी मिलकर जो है बैकवर्डनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फाइनली फिर आपका इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है 1993 का जो है, सुप्रीम कोर्ट 477, जिसे मंडल कमीशन के केस के नाम से जाना जाता है। मंडल कमीशन या का जो डिटेल मैं आपको लेक्चर आपका मैं जब 16 सब क्लॉज 4 आपको पढ़ाऊंगा तो मैं पूरा बताऊंगा कि व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ मंडल कमीशन जो है। तो मंडल कमीशन के केस के नाम से जाना जाता है। तो जहां पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच ने
ये आइडेंटिफाई कर दिया कि कास्ट कैन कंसीडर as a sole factor in determination of social backwardness and सोशल बैकवर्डनेस जो है इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई जाति भी जो है वो क्लास हो सकती है, जाति भी जो है वो आरक्षण का आधार हो सकती है अगर वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है। फिर 1999 में जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया, डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, AIR 1999, सुप्रीम कोर्ट 2894। डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, AIR 1999, सुप्रीम कोर्ट 2894। इसमें भी स्टेट के एडमिशन क्राइटेरिया को चैलेंज किया गया था पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिगार्ड में। एडमिशन क्राइटेरिया जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का था, उसके रिगार्ड में उनके एंट्रेंस परसेंटेज को जो है वो उस पर कम किया गया था रिगार्डिंग एज कंपेयर टू जनरल जो कैंडिडेट्स हैं उसके रिगार्ड में। और इनके बीच जो परसेंटेज का जो वो था, क्या कहते हैं, गैप था, जो है जो डिफरेंस था जो है जनरल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी के बीच में, वो दैट वाज मोर देन 10% मार्क्स, जो है दैट वाज मोर देन 10% मार्क्स। इसको चैलेंज किया गया था जो है। तो कोर्ट कहता है इस केस में कि भाई पीजी लेवल पर तो बच्चे वैसे भी कम हो जाते हैं और पीजी लेवल पर एक्सेलेंस की जरूरत होती है, जहां पर अगर जितने हाई मेरिटोरियस बच्चे पढ़े आएंगे जो है तो मेडिकल फील्ड में उतने अच्छे इनोवेशन होंगे। तो ऐसे में प्राइमरी लेवल पर, एमबीबीएस के लेवल पर आपने एडमिशन जो दिया जो है रिजर्व कैटेगरीज के बच्चों को जो है, दैट वाज गुड, बट पीजी लेवल पर आप रिजर्वेशन उन्हें दीजिए, लेकिन रिजर्वेशन का जो गैप है वो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। द कोर्ट कहता है कि ये जो 10%, मोर देन 10% मार्क्स का जो ये डिफरेंस है, ये ठीक है, क्या कहते हैं, एमबीबीएस लेवल पर इट कैन बी जस्टिफाइड, बट एट द लेवल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट जो है इट इज नॉट जस्टिफाइड जो है। और कोर्ट कहता है कि ये भाई ये जो डिस्पैरिटी है क्वालिफाइंग मार्क्स के रिगार्ड में जो फिक्स कर दी गई है रिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए जो है, इट शुड नॉट बी बिग, बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आप 2, 4, 5% रख दो, जो है 7% रख दो, लेकिन मोर देन 10% इज नॉट गुड जो है। तो ऐसे में जो है एक, तो ये रहा कास्ट के रिगार्ड में कि कास्ट कैन बी कंसिडर्ड एज ए क्लास। तो बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर से लेकर हम आपको इंदिरा साहनी और प्रीति श्रीवास्तव के केस तक के लेकर आए। आगे फर्दर एक केस है कि जहां पर कि क्या कोई एडॉप्शन के थ्रू या कोई बाय द मीन्स ऑफ मैरिज या बाय द मीन्स ऑफ कन्वर्जन, बाय द मीन्स ऑफ माइग्रेशन, अगर वो इन जातियों में चला आए, कोई फॉरवर्ड क्लास का है, वो जनरल क्लास का है, वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या बैकवर्ड क्लासेस में शादी कर ले, कन्वर्ट हो जाए, अडॉप्ट कर लिया जाए, तो क्या वो जो अडॉप्टेड चाइल्ड है या वो जिन्होंने शादी की है और वो जनरल कैंडिडेट से जो है वो रिजर्व कैटेगरी में आ गए एज पर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर दे कैन बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन और नॉट। तो एडॉप्शन के रिगार्ड में ये क्लैशेस रहा है सुप्रीम कोर्ट की भी ओपिनियन में कि अगर एडॉप्शन छोटे लेवल से है, यानी कि बच्चा पैदा हुआ है या 5, 7, 8 साल 10 साल तक है एडॉप्शन, तो उन्हें आने वाले टाइम में रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन एडॉप्शन 25-30 साल की उम्र में हो रहा है कि भाई हम कोई रिजर्व कैटेगरी का बंदा है, वो किसी बच्ची को अडॉप्ट करता है, किसी फैमिली के लड़के को अडॉप्ट करता है और कहता है भाई अब हमारी कैटेगरी, अभी हमारी जाति के हो गए। तो कोर्ट का इस मामले में सेलेक्टिव वो ओपिनियन रही है कि जहां पर एडॉप्शन कम एज में हो गया है वहां पर उन्होंने रिजर्वेशन दिया है, और जहां एडॉप्शन बड़ी एज में हुआ है वहां पर उन्होंने रिजर्वेशन नहीं दिया है। कोर्ट का ये भी व्यू रहा है कि अगर वो सोसाइटी, वो समाज उसे स्वीकार कर लेता है तो कुछ केसेस में कोर्ट ने कह भी दिया है कि भाई चलो ये जस्टिफाइड है जो है। वलसम्मा पॉल वर्सेस कोचीन यूनिवर्सिटी का केस था, AIR 1996, सुप्रीम कोर्ट 1010 जो है, जहां सुप्रीम कोर्ट के सामने फैक्ट ये था कि
वल्सम्मा पॉल नाम की एक लेडी थी जो कि एक फॉरवर्ड कास्ट को बिलोंग करती थी, सीरियन कैथोलिक को जो है, उसने शादी की एक लैटिन कैथोलिक के लड़के के साथ जो है, और वो वो किसी यूनिवर्सिटी में जो है वो लेक्चरर अपॉइंट हो गई और इसको चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसके अपॉइंटमेंट को क्वेश्चन डाउन कर दिया, कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यू कैन नॉट गेट, यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू गेट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एज पर गिवन इन आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि जो वो पोस्ट रिजर्व्ड है, वो पोस्ट जो है लैटिन कैथोलिक के लिए रिजर्व थी, ना कि सीरियन कैथोलिक के लिए रिजर्व थी। लैटिन कैथोलिक जो कि रिजर्व कैटेगरी थी, वो सीट उनके लिए रिजर्व थी। आपकी अपब्रिंगिंग जो है फॉरवर्ड क्लास में हुई, पढ़ाई लिखाई आपकी फॉरवर्ड क्लास में हुई, तो ऐसे में जो है आप शादी करके इस कास्ट को बिलोंग करने लगी जो है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नौकरी भी जो है इस कास्ट को इस कास्ट में शादी करने की वजह से आपको मिल जाएगी। तो कोर्ट कहता है कि जो इस तरह का वॉलंटरी मोबिलिटी है कि कभी इस जात में रहेंगे कभी उस जात में रहेंगे, दीज मोबिलिटीज आर क्वाइट, इट्स अ फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ऐसे में जो है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी है रिगार्डिंग आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 या 16 सब क्लॉज 4, ये उसके अगेंस्ट है, ये उसके पूरी तरह से अगेंस्ट है जो है। फिर एक एस्पेक्ट आपको और बताता हूं मैं, जगदीश नेगी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, AIR 1997, सुप्रीम कोर्ट 3505। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी भी क्लास ऑफ सिटीजन को चिरकाल के लिए परपेचुइटी तक जो है रिजर्वेशन नहीं मिलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई कि मतलब कि नो क्लास ऑफ सिटीजन्स कैन बी परपेचुअली ट्रीटेड एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। यानी कि कोर्ट का व्यू ये था कि बैकवर्डनेस कैन नॉट बी कंटिन्यूड indefinite period of time for indefinite period of time जो है। तो ऐसे में जो है चूंकि हर नागरिक को इस बात का अधिकार है कि वो अपने आप को सोशली और एजुकेशनली अपलिफ्ट करे, अपने आप को वो डेवलप करे। तो ऐसे में स्टेट की जिम्मेदारी है कि स्टेट जो है समय समय पर इन सिचुएशंस को रिव्यू करता रहे कि जिन्हें उसने एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड माना था, उसके तरफ स्टेट की तरफ से जो मेजर प्रोटेक्टिव अडॉप्ट किए गए, क्या वो सोशली एजुकेशनली अपवर्ड हुए, अपलिफ्ट हुए, एडवांस हुए? अगर हुए तो फिर उन्हें रिजर्वेशन देने की क्या जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो टाइम टू टाइम जो है इस सिचुएशन को वो जो है रिव्यू करता रहे, डिसाइड करता रहे कि कौन सी क्लासेस जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड थी, अगर वो अपवर्ड हो गई हैं, अपलिफ्ट हो गई हैं, एडवांस्ड हो गई हैं, तो उन्हें रिजर्वेशन दिए जाने की जरूरत नहीं है। फिर एक केस आता है कि गुलशन प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2009। गुलशन प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस था 2009। इस केस में जो अपीलेंट्स थे, जिन्होंने अपील सुप्रीम कोर्ट ने किया था रिट पिटिशन के थ्रू, वो कोर्ट से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो स्टेट गवर्नमेंट से कहे कि जो MD MS या कि जो पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्सेज हैं मेडिकल के जो हैं, इनमें वो सीट हमारे लिए रिजर्व करे। जो अपीलेंट्स थे उन्होंने कहा कि भाई हमारे लिए सीटें रिजर्व की जाएं, ये आप स्टेट से कहिए कि स्टेट की जिम्मेदारी है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 में। कोर्ट कहता है कि दीज आर इनेबलिंग प्रोविजंस। सुप्रीम कोर्ट यहां पर आइडेंटिफाई नहीं करने बैठा है। सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है, स्टेट का काम है कि स्टेट को अगर लगता है कि अगर PG कोर्सेज में आपके कास्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है, और अगर स्टेट को लगता है कि आप सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, तो वो आपके लिए स्पेशल प्रोविजन वो बना सकता है, अडॉप्ट कर सकता है। जो प्रिंसिपल ऑफ रीजनल क्लासिफिकेशन है वो स्टेट का पार्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट का पार्ट नहीं है। ऐसे में हम जो है गवर्नमेंट को डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये जो है स्टेट का पार्ट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा जो है। ऐसे में जो 15 सब क्लॉज 4 जो है वो स्टेट को
मैंडेटरी प्रोविजन रिगार्डिंग रिजर्वेशन बनाने के लिए नहीं कहता है। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 जो है वो जो है क्या कहते हैं, स्टेट को इनेबल करता है कि स्टेट इनके लिए इस तरह के स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। 2009 का आपको केस में और बताऊं, जिस केस में अविनाश सिंह बागरी एंड अदर्स वर्सेस रजिस्ट्रार आईआईटी दिल्ली एंड अनदर का केस था। ये केस भी आपको जानना चाहिए। ये केस का फैक्ट अलग है, और इस केस को जब आप इमेजिन करेंगे मेरे बताने के बाद जो है, तो आपको एक नई सोच मिलेगी जो है। यू विल गेट अ न्यू टाइप ऑफ थिंकिंग रिगार्डिंग रिजर्वेशन जो है। इस केस में आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई, और ऐसे बच्चे जो कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के थे, जो कि दिल्ली आईआईटी में पढ़ रहे थे, रिजर्वेशन के थ्रू उनको एडमिशन मिल गया वहां पर, इन्होंने पढ़ना शुरू किया। हर आईआईटीज की अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, और उस रेगुलेशन को, उस रूल्स रेगुलेशंस को उन्होंने अपने एजुकेशनल स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए बना रखा है कि ठीक है, रिजर्वेशन पाकर आप एडमिशन पा भी गए तो आईआईटी के अपने रूल हैं कि कोई बच्चा अगर जो है क्या कहते हैं 1 या 2 साल में जो है, अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं इनका एडमिशन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। उसी तरह से दिल्ली आईआईटी की भी जो है कुछ अपने रूल्स रेगुलेशंस थे रिगार्डिंग एक्सेलेंस ऑफ एजुकेशन, तो उन्होंने ग्राउंड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनके एडमिशन को कैंसिल कर दिया, और उन्हें जो है कॉलेज से, आईआईटी दिल्ली से उनको निकाल दिया गया। अगर 1 साल तक उनका ये क्या कहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस खराब रहेगी, 1 या 2 साल तक जो है उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। ये बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की बेंच थी, चीफ जस्टिस बालाकृष्णन, जस्टिस पी सदाशिवम और बीएस चौहान साहब, जिन्होंने आईआईटी दिल्ली को डायरेक्शन दिया कि आप इस तरह से बच्चों को एक्सपेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सोशल बैकवर्डनेस की वजह से, एजुकेशनल बैकवर्डनेस की वजह से उन्हें जो प्राइमरी लेवल पर रिजर्वेशन मिला उतना ही काफी नहीं था। उन्हें रिजर्वेशन लाइफ के हर स्टेजेस पर मिलना चाहिए, जब तक कि वो जो है पूरी तरह से सोशली एजुकेशनली जो उनकी बैकवर्डनेस है पूरी खत्म ना हो जाए। कोर्ट ने यहाँ नया इंटरप्रिटेशन दिया। कोर्ट ने कहा कि दे नीड प्रोटेक्शन एट द एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ जो है, यानी कि सिर्फ प्राइमरी लेवल पर ही नहीं, बचपन से लेकर जब तक आईआईटी में एडमिशन हो नहीं गया, और एडमिशन वंस दे गेट एडमिटेड इन आईआईटी, और फिर इसके बाद आईआईटी के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं कुछ थोड़ा बहुत उनके लिए जो है थोड़े से मिनिमाइज किए जाने चाहिए, थोड़ा सा उनको जो है रिलैक्स किया जाना चाहिए। इस बेसिस पर कोर्ट ने कहा कि दे कैन नॉट बी एक्सपेल्ड फ्रॉम आईआईटी ऑन द ग्राउंड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। और इस केस में कोर्ट ने जो है अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2008, ये केस आप कहीं नोटबुक में लिख भी लें अपने, इस केस को आपको मैं पूरा पढ़ाऊंगा। ये केस और एक इंदिरा साहनी केस, इस केस में इन दोनों केसेस में कौन कौन से सवाल थे सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आंसर किया था, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और दूसरा केस जो 93 वाला था इंदिरा साहनी वाला केस। ये दोनों केसेस आपको मैं पूरा पढ़ाऊंगा, इस केस में कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। तो इस केस में अशोक कुमार ठाकुर वाले केस को कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सभी आईआईटीज को अपने जो रूल्स हैं वो थोड़े बहुत जो है वो मिनिमाइज करने चाहिए, थोड़ी सी उन्हें और रिलैक्सेशन देनी चाहिए। तो दिस इज अबाउट योर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है।